हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएं, जो कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आपको वो सारे प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में कंफर्म मतलब कह सकते हैं कि 99.9% चांस रहता है कि वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है अब इसको पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जो आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं तो क्लास के बीच में इधर उधर मत होइएगा। जब स्टार्ट किए तो एंड तक ही देख कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना ही हम धीरे धीरे इंटरनल होते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उतना ही हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इतना तो आप मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन होगा वो तो एकदम 100% गारंटी है कि वो आएगा। ठीक है, तो ये ना सोचिएगा कि 1 को छोड़कर सीधा लास्ट वाला देखने चले जाए, सबको देखना है। देखिए, इसमें जो हमारा चैप्टर था उस प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक मतलब होता है जो हमारा प्रथम सेक्टर से रिलेटेड होता है, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, तो इसी से रिलेटेड प्रश्न भी रहेंगे। इसमें पूछा है जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है। जीवन निर्वाह कृषि, देखो कृषि लोग करते तो सब हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हर लोग, अधिकांश लोग कृषि करते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने जीविकापार्जन के लिए कृषि करते हैं, अपने बस पेट भरने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृषि को खाने के लिए नहीं बल्कि वो बिजनेस के उद्देश्य से करते हैं। तो इसमें पूछा है कि जीवन निर्वाह, कहने का मतलब क्वेश्चन का यही हुआ कि वो कृषि के बारे में पूछा जा रहा है जो जीवन निर्वाह के तौर पर किया जाता है, मतलब सिर्फ पेट चलने भर। जीवन निर्वाह कृषि वह खेती है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। जो किसान होते हैं वो अपने परिवार का अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कृषि करते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास खुद का खेत नहीं होता, वो मजदूरी करके ही कृषि करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना परिवार का जो है जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, परिवार की जरूरतों को पूरी करनी चाहते हैं। इनमें किसान खुद के खाने और अपने परिवार के लिए अनाज, सब्जियां और अन्य फसलें उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं। देखिए, जीवन निर्वाह में बेचने के लिए नहीं, लेकिन जहाँ व्यापारिक तरीके पे अगर कृषि करता है तो खाने के उद्देश्य से नहीं करेगा। जो बड़े बड़े भूमिगत किसान हैं उनका राय क्या रहेगा कि वो कृषि तो करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर कृषि करेंगे, हाँ बहुत बड़ी भूभाग स्थल पर कृषि करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य खाना नहीं रहेगा। वो जो धान उगाएंगे या गेहूं उगाएंगे उनका वो नहीं खाएंगे, वो मार्केट से मंगाकर पैकेट वाला सामान यूज करेंगे, पैकेट वाले अनाज को खाएंगे और अपना कृषि को, जो अपने धान जो उपज होती है उसको मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो वो होता है व्यापारिक तौर तरीके पर जो कृषि की जाती है उसमें। लेकिन यहाँ जीवन निर्वाह में समझिए कि सिर्फ अपना जरूरत को पूरा करने के लिए जो है किया जाता है। यह खेती आमतौर पर छोटे पैमाने पर की जाती है, जिसके पास कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा खेत है, नॉर्मल जिसके पास है ना वो करते हैं, और पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, जीवन निर्वाह अगर अपना लैंग्वेज में कोई पूछे तो बस इनमें बस अपनी चीज़ों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भोजन को पूरा करने के लिए किया जाता है बस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों का नाम बताइए। वैसा कृषि जो रोपण विधि द्वारा उसको तैयार किया जाता है, जैसे हो गया टी यानी कि चाय, कॉफी, रबर, केला। देखो, और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये कृषि को जो किसान उगाते हैं ना वो खुद के लिए उपयोग नहीं ना के बराबर करते हैं। लेकिन इसमें 3 को तो दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन केला पे लग रहा होगा नहीं, केला तो खाने के लिए उगाते हैं, हाँ खाने के लिए उगाते हैं। लेकिन जहाँ इसकी खेती की जाती है वहाँ खाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि वहाँ व्यापार के उद्देश्य से लगाया जाता है। हम लोग जैसे नॉर्मल जहाँ होता है वहाँ क्या देखते हैं, 1 पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़ केला रहता है, लेकिन जहाँ इसकी कृषि की जाती है बहुत बड़े बड़े भूभाग पे जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा इस बात को, जो इसकी उपज जो है बड़ी मात्रा में होती है। कौन कौन से? चाय, कॉफी, रबर, ये सब जो है रोपण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि शुष्क कृषि क्या है। शुष्क कहने का मतलब होता है गर्म प्रदेश में होना,
यानी कि वैसा कृषि जो गर्म में, गर्म करने का मतलब जो जिस कृषि को होने के लिए उस बारिश की बहुत कम जरूरत पड़े, है ना, बारिश की कम जरूरत पड़े। नॉर्मली शुष्क कृषि वह खेती जो सूखे या कम बारिश होने वाले क्षेत्रों में की जाती है। वह कृषि जो या तो सूखा में हो या फिर जहाँ कम भी बारिश, मतलब कि कम बारिश हो तो वो कृषि उपज जाए, है ना, वैसे को शुष्क कृषि कहते हैं। इसमें फसलें ऐसी होती है जो कम पानी में भी उग जा सकती है ना। कुछ जैसे बाजरा हो गया, मड़ुआ के नाम सुने होंगे, ये सब हो गया। तो ये सब ऐसा कृषि है जो कि अगर कम भी बारिश हुई ना तो उग जाता है उतना भर खाने पीने में। उदाहरण के लिए जैसे बाजरा, ज्वार, चना, है ना। चना को आप लोग जो इधर गांव देहात के होंगे वो जानते होंगे कि धान की कटाई के बाद जो भी रहता है मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी, उसी में बो दिया जाता है। उसके बाद पानी पड़े ना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो जाता है। हमारे जो चना की खेती है वो अच्छे खासे उपज दे देता है। तो ये सब जो है वो शुष्क कृषि के अंदर। शुष्क कृषि में मिट्टी के नमी को बचाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सिर्फ नमी रहना चाहिए, वो कृषि में पानी वर्षा की जरूरत नहीं होती है। आप लोग जो देहात से होंगे वो जानते होंगे कि अगर चना के खेत में अगर बारिश हो गई, चना का पौधा बड़ा होने पर, तो वो और फसल जहाँ तक बर्बाद हो जाता है। यानी कि ऐसा शुष्क कृषि, कम भी बारिश होती है ना तभी अच्छा होता है। रोपण कृषि की विशेषताएं, अभी हम लोग रोपण कृषि के बारे में पढ़े। कौन? कॉफी हो गया, चाय हो गया, है ना, ये सब, केला हो गया, रबर हो गया, ये सब रोपण कृषि है। इसकी विशेषता पूछ रहा है। तो रोपण कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। यह बड़ी भूमि पर एक ही फसल उगाई जाती है। जहाँ जिस कृषि की खेती की जाती है, जैसे रबर है तो वहाँ सिर्फ रबर ही रबर बहुत बड़े बड़े भूभाग पे देखने को मिलेगा। बहुत समझिए कि अगर वहाँ उस एरिया में कृषि का खेती की रबर की खेती किया जाता है तो सिर्फ रबर का ही मिलेगा। लेकिन इधर देखिएगा नॉर्मली तो एक खेत में धान है तो एक खेत में कुछ है तो एक खेत में कुछ है, ऐसे मिलेगा, है ना। लेकिन जहाँ इसकी खेती की जाती है वहाँ क्या देखिएगा कि अगर चाय की खेती की जा रही है तो एकदम लगातार चाय की खेती ही आपको मिलेगा। बीच में मड़ुआ या मकई का खेत न मिलेगा आपको। आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग होता है। अब तो यह आधुनिक मशीन और तकनीक हर फसल में ही किया जाता है, चाहे वो धान का फसल हो या चना का फसल हो या गेहूं का फसल हो। कटाई से लेकर बुआई से सिंचाई तक जो है आधुनिक तरीके पर ही काम किया जाता है। मुख्य रूप से निर्यात के लिए फसलें उगाई जाती है। जो रोपण कृषि होती है खाने के उद्देश्य नहीं, हम पहले ही बताएं कि ऐसा कृषि को खाने के उद्देश्य न के बराबर उगाया जाता है बल्कि व्यापार की दृष्टि से उगाया जाता है ना। तो निर्यात किया जाता है, कहने का मतलब बेचा जाता है या भेजा जाता है, ठीक है। इसमें चाय प्रमुख है, कॉफी है, रबर है और गन्ना है। ये सब जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है और ये सब निर्यात के उद्देश्य से लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है ना। भूमध्य सागरीय कहने का मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है उसे भूमध्य सागरीय कृषि भी कहेंगे, ठीक है। अब बात रहा कि भूमध्य सागरीय क्या होता है, तो जहाँ गर्मी में थोड़ा सूखा और बरसात में यानी सर्दी में हल्की बारिश होती है, ठीक है। और इस स्थिति में जहाँ कृषि अच्छी खासी होती है तो वैसे कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है ना। इस तरह की जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस कृषि में अंगूर, ठीक है, जैतून, संतरा और अंजीर जैसे फसलें उगाई जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नजरिए से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कैसे कि इसमें पूछा है भूमध्य सागरीय के बारे में लिखने बोला कि वो कृषि क्या होती है, कैसी होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, ऐसे पूछेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय कृषि है। ऑप्शन में दे देगा आम, सब्जी के नाम कुछ भी दे देगा, उसके बाद बहुत सारे फल दे देगा 3-4, उसके बाद एक दे देगा अंजीर या फिर अंगूर दे देगा। तो आप जब तक उसको बढ़िया से नहीं याद रखिएगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और खासकर अगर एक उदाहरण यहाँ से फल वाला उठाता है वो भी 3 ऑप्शन फल वाला ही दे देगा और आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको जो है याद कर लीजिएगा कि संतरा, जैतून, अंगूर ये सब जो है भूमध्य सागरीय कृषि है। और भूमध्य सागरीय कृषि में गर्मी में सूखा और सर्दी में हल्की बारिश होती है।
उसके बाद अगला खनन क्या है? खनन, माइनिंग, वह प्रक्रिया जिसमें जमीन के नीचे खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी निकाले जाते हैं, है ना। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, जब आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, 10 में तो बिना 10 पढ़े तो कोई इंटर नहीं करेगा, तो उसमें आपको जो है जमीन के अंदर जो भी खनिज पदार्थ होते हैं आपको साइंस में पढ़ने को मिला होगा, है ना। तो जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये सब खनिज पदार्थ है। खनिज कहने का मतलब जो जमीन के अंदर खोद कर या खनन विधि द्वारा निकाला जाता है और इसे जो है शोध किया जाता है। खनन से हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो उद्योग और अन्य कार्यों में काम आते हैं। इनमें खुदाई करके गहरे गड्ढों में से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। कोयला भी बाबू, इसका जो है आप झारखंड तरफ जाइए, उधर झरिया तरफ कोयला जो है बहुत मिलता है। उधर जो उसका खदान है वहाँ खोद कर निकाला जाता है कोयले को। तो हर एरिया में मतलब जहाँ जिस चीज़ की मात्रा पाई जाती है वहाँ उस चीज़ का पता लगाने के बाद जो ये सब पदार्थ है सब जो है जमीन के अंदर से ही निकलने वाला पदार्थ है। उसके बाद है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि देखिए, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो आप देखकर, हर वर्ड्स को देखकर आप उसको जो है हल्का हल्का अपने दिमाग में उसका अपने तरीके से भी परिभाषा लिख सकते हैं। देखो, सामूहिक का कहने का मतलब ये अकेले नहीं करेगा। जैसे इसमें वर्ड आ गया सामूहिक, इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मदद रहेगी, हेल्प रहेगी और सामूहिक तरीके पर ये कृषि किया जाएगा। सामूहिक कृषि में कई किसान मिलकर एक साथ खेती करते हैं, है ना। अकेला एक किसान नहीं करता, कई किसान मिलकर जो है इसमें कृषि करते हैं और हमें सभी किसान अपनी जमीन और संसाधनों को एक साथ मिलाते हैं और सामूहिक रूप से खेती करते हैं। मतलब कि सभी मिलते हैं और सब खेत को एकदम इकट्ठा रूप से, जैसे जोतने का काम हुआ या फिर उसमें बीज बोने का काम हुआ, तो सब जो है सामूहिक रूप से सब मिलजुल कर करते हैं। इनमें सभी का फायदा होता है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जैसे काम ही को ले लीजिए, कोई छोटा छोटा काम रहे और उसमें 3-4 आदमी को छोटे छोटे काम दे दिया जाए अकेले अकेले करने को, लेकिन यदि वही काम को सब मिल कर करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कृषि में भी है, सारे चीज़ों को, अपनी जमीन को या फिर जो भी संसाधन रहते हैं एक साथ सभी को मिला लिया जाता है और सभी लोग जो है सामूहिक तौर पे कृषि करते हैं। इसमें फायदा होता है और उत्पादन भी अच्छी खासी होती है। सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? सहकारी कृषि में किसान का एक संगठन बनाकर एक दूसरों की मदद करने की खेती करते हैं। जैसे एक संगठन बनाया जाता है, पहले उसके एक लोग संगठित होते। इसमें जैसे देखो, गांव के 10 को मिल गया अपन गोतिया घर, वो विचार बनाया कि चलो भाई हम लोग सब मिलकर करते हैं, तो इसमें संगठन नहीं, बस विचार होता है। लेकिन इसमें स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर होता है, संगठन बनाया जाता है उसका, है ना। और उसके बाद जो है सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करके खेती करते हैं। इसमें किसान अपने संसाधन जैसे बीज, उर्वरक, मशीन आदि को साझा करते हैं। जैसे मेरे पास अगर जिस प्रकार के बीज हैं कोई और के पास नहीं है, मेरे संगठन में भी जो लोग हैं उनके पास नहीं, तो उनमें साझा होता है कि हम भी देते हैं और तुम्हारे पास भी जो अच्छे फसल का बीज है आप भी दीजिए। इस प्रकार से कृषि और एक साथ काम करते हैं। इसमें लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। लागत कम होता है, जैसे हम हमारे पास मान लीजिए गेहूँ का बीज अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है, और किसी के पास चना का बीज अच्छा क्वालिटी का हो गया, तो हम अपना गेहूं वाला अच्छा उसको दे दिए और उससे चना का अच्छा क्वालिटी हम ले लिए। इस प्रकार लागत कम ही लगा ना, पैसा लगा नहीं, अदला बदली हो गया और उत्पादन भी क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रथम सेक्टर, है ना। प्राथमिक क्रिया से का मतलब है सबसे पहला या फिर महत्वपूर्ण का, बोलो कि पहला या महत्वपूर्ण का। उदाहरण के लिए जैसे कृषि प्रथम सेक्टर में आता है। प्राथमिक क्रिया में मछली पकड़ना, इसको मछली पकड़ना, ये अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बुक कभी ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन बहुत कम ऐसा देगा, क्वेश्चन सीधे मत्स्य पालन दे सकता है, ठीक है। खनन हो गया, माइनिंग, प्राथमिक क्रिया में ये सब आती है, जैसे मत्स्य पालन, खनन, कृषि, ठीक है, ये सब प्राथमिक सेक्टर का काम है, क्योंकि ये सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी रहती। देखो एक चीज़ और गौर कीजिएगा, कभी आपको छांटने के लिए दे दे, जैसे सेवा क्षेत्र में कुछ चीज़ें दे दे, जॉब वगैरह, या फिर व्यापार दे दे, या फिर खनन दे दे, तो आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक क्रिया है, तो आप सीधे प्राकृतिक पे जाइएगा।
वह काम जो सीधा एकदम डायरेक्ट कनेक्शन प्राकृतिक से, प्राकृतिक चीज़ों से है, तब वह क्या होगा, प्रथम सेक्टर का कार्य हो जाएगा। पशुचारण, पशुचारण जैसे जानवरों को पालने और उनकी देखभाल करने की प्रक्रिया कहलाता, क्या पशुपालन चारण कहलाता है। पशुओं को, पशु का मतलब होता है जानवर, जानवर को जो देखभाल करता है या फिर उसको चराता है, उसको पालता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, पशुचारण कहलाता है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि का पालन पोषण शामिल है ना। इन सब चीज़ों को, मवेशियों को जो है पालन पोषण किया जाता है। पशुचारण में दूध, मांस, अंडा, अन्य चीज़ों का भी उत्पादन करने को मिलता है। ठीक है, ये सब आप देखो, ये अंडा वगैरह ये सब भी एक प्रकार से जीव से, जैसे पंछी से आता है ना। मांस भी बकरी वगैरह से, दूध भी गाय वगैरह से, तो इस प्रकार से जो है पशु से ही रिलेटेड ये सब भी पशुचारण के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास मुर्गी फार्म है, तो उस स्थिति में वह भी पशुचारण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है। मिश्रित कृषि क्या होता है, इसमें मिश्रित का मतलब मिला हुआ, देखो ना इसमें मिला देगा। मिश्रित कृषि वह प्रणाली जिसमें एक ही खेत में फसल उगाई, एक ही फसल में, खेत में दो फसल उगाई जाती है और साथ ही साथ जानवर भी पाले जाते हैं। मतलब कि खेती भी किया जाता है, जोपाया से उगा दिया और जानवर भी पाए जा उसमें पाल लेता है, जो इससे किसान को फसल और पशु दोनों का उत्पादन में, दोनों में फायदा मिलता है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए बहुत सारा सपोज 20 गाय रखे हुए हैं, अब हमारे पास खेत है, तो खेत में हम अनेक प्रकार की फसल भी उगा लेंगे और उसी में गाय को भी चरा लेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, पशुचारण जो है हमारा पशु वाला भी उत्पादन सही हो जाएगा और कृषि भी हम कर पाएंगे। उदाहरण के लिए एक खेत में गेहूं उगाना और साथ में गाय को पालना, जैसे गेहूं उगाए और गेहूं के बाद कुछ दिन के बाद घास उसमें उग जाती है, तो घास हम उसमें गाय को भी उसी में चरा दें, तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, दोनों में फायदा हो गया, है ना। तो वही बात को यहाँ पर बोला गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, 12 से 13 समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन नंबर 13, चलवासी पशुचारण और वन्य जीव या फिर वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है। चलवासी और वाणिज्य में अंतर पूछा, इतना समझिए। पशुचारण का मतलब तो आप लोग अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं कि पशुचारण जिसमें पशुओं को देखभाल या फिर उससे उत्पादन करते हैं। इनमें पशुओं को, अपने जानवरों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। जैसे जो पशु है ना, पशुपालक जो है वो अपने जानवरों के साथ साथ, जानवर चल रहा है तो जानवर के पीठ पर हाव हाव करते करते वह भी घूम रहा है ना। तो ऐसा होता है किसमें, चलवासी पशुचारण में। ठीक है, यह ज्यादातर सूखे और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र शुष्क मतलब जो थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ। पशुपालक अपने जानवरों के लिए हरी घास, पानी की तलाश में चलते रहते, जहां मिल गया वहीं भैंस बोर गया, लालू जी के भैंस धुआ रहा है ना। उसके बाद इनमें से मवेशी, बकरी, जैसे मवेशी हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब ज्यादातर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण पारंपरिक जीवन शैली और इनमें कम तकनीकी का उपयोग होता है। अब जैसे देखो, हम 10 गो बकरी रख ले तो में कुछ चीज लगेगा, मशीन से उसका मतलब उसको नहलवाएंगे नहीं ना। अब ठंडा के दिन है तो ठंडा का दिन में हीटर वाला पानी से नहवाएंगे नहीं। अब मान लिया गर्मी का मौसम है तो उसमें डिटॉल लगवाएंगे, कोई मतलब तकनीकी का कोई जरूरत नहीं है। अब मशीन से हम उसको चरवाएंगे, मतलब कि मशीन से जैसे उसको बांधने के लिए ले जाएंगे तो क्या मशीन से तकनीक का यूज करेंगे नहीं। एगो पगहा पकड़ेंगे सभी को, एगो डंटा लेंगे, हाव के लिए निकल जाएंगे। तो इसमें जो है तकनीक का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ कि इसमें कम तकनीक उपयोग होता है, मतलब तकनीकी से कोई लेना देना नहीं रहता है, बस थोड़ा मेहनत लगता है। उसके बाद है वाणिज्यिक पशुपालन, वो चलवासी था। वाणिज्यिक में क्या होता है कि इनमें पशुपालन बड़े पैमाने पर और व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाता है, बहुत बड़ा पैमाना। एक में 10 बकरी या 20 बकरी रखेगा, एक में 100 बकरी या 50 बकरी रखेगा ना, तब तो फायदा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मांस, दूध, ऊन इत्यादि का उपयोग करना, उत्पादन करना या फिर बिक्री करना। इनमें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर भेड़ का बाल काटना है तो कैंची से इंसान कितना देर ऐसे काट देगा। भेड़ क्यों रखता है, दूध के उद्देश्य से या फिर ऊन, मतलब कि उसका जो बाल रहता है उससे ऊन तैयार होता है, उसके उद्देश्य। अब भेड़ से हमको ऊन निकालना है तो कैंची लेकर ऊपर पीछे पीछे घूमेंगे नहीं। अब जो सीधे उसको मशीन से
सीधा स्टीमर लगाकर काट लेता है। तो इसमें जो है तकनीकी का उपयोग किया जाता है। पशुओं को स्थायी फार्मों में रखा जाता है, मतलब कि उसके रखने के लिए एक फॉर्म बनाया जाता है और उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। अब जैसे हम मुर्गी फार्म खोलेंगे और उसमें उसके हिसाब से उसका भोजन रहने के लिए उसकी जगह नहीं देंगे तो मुर्गी नहीं टिक पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए विशेष प्रकार की अस्थायी जगह भी दिया जाता है। वाणिज्य पशुपालन विकसित और शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। गाँव में एगो मुर्गा ऐसे मुर्गी फार्म से हुल का बिलाई पार कर देगा, है ना, घाटा में चल जाएगा। इसलिए ये सब ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में और विकसित एरिया में ज़्यादा पैमाने पर होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखने बोल रहा है। तो हम लोग जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ चुके थे कि वैसा कृषि जो सिर्फ अपनी और अपनी परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए की जाए उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। जैसे इनमें किसान अपने परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए खेती करते हैं। उत्पादन सीमित होता है, मतलब सीमित होता है, और इसमें बेचने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए करते हैं। इनमें जो है बेचने के उद्देश्य से ये कृषि नहीं किया जाता है, सिर्फ जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। वाणिज्य कृषि में यह बड़े पैमाने पर और बिक्री के उद्देश्य से की जाती है। आधुनिक तकनीक उन्नत बीज का उपयोग किया जाता है और इसमें गेहूं, धान, कपास, गन्ना आदि की खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी बाबू खाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, यह भी व्यापार के उद्देश्य से ही ज़्यादा किया जाता है। देखिए इनमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और यह मुख्य निर्यातक के लिए किया जाता है, मतलब कि हम उत्पादन किए और उसे निर्यात के इट मीन्स बेचे, है ना। ये जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबर, तंबाकू, गन्ना, ये सब इसी कृषि में आता है। फिर स्थानांतरण कृषि, इसमें किसान एक जगह पर थोड़े समय के लिए खेती करते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे देखिए जहाँ जंगल है पूरा बहुत बड़े एरिया में जंगल है, तो उस जगह में क्या करता है कि यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कृषि किया और फिर वहाँ से चला गया, फिर 2-3 साल के बाद दूसरा जगह गया, फिर 2-3 साल वहाँ रहा और फिर दूसरा जगह लौट कर गया। मतलब अस्थायी रूप से नहीं होता, स्थानों में अंतर होते रहता है, इसलिए इस कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। फिर है 5वां शुष्क कृषि। शुष्क कृषि इनमें सूखा या कम बारिश वाले क्षेत्र में किए जाते हैं। बाजरा हो गया, ज्वार, चना, ये सब हम चना के बारे में भी बताए थे कि चना में अगर पेड़ बड़ा हो गया और बारिश हो गया तो सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। इनमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जिस टाइम बुआई होता है ये फसल का, तो उस टाइम थोड़ा बस ज़मीन में नमी होनी चाहिए, बस, जो कम पानी में भी उग जा सकती है। अब है मिश्रित कृषि, मिला हुआ रहता है। इनमें फसल और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब कि एक ही खेत में कृषि भी की जाती है और उसी खेत में पशुओं को भी चराया जाता है। इसमें किसान को दोनों लाभ मिल जाता है, जैसे गेहूं उगाना और गाय को पालना, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है अगला सहकारी कृषि, जिसमें एक संगठन बनाया जाता है और साझा संसाधनों का साझा करते हैं। जैसे बीज हो गया या गेहूं हो गया या फिर डीजल मोटर हो गया, हर संसाधन को एक दूसरे में साझा करते हैं। साझा करने का मतलब जो जिसके पास नहीं है उसे देना और फिर उसके पास जो है उसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। इनमें किसान एक दूसरे की मदद से खेती करते हैं। सामूहिक कृषि में सभी एक जगह अपनी जमीन या फिर संसाधन को मिला लेते हैं और एक साथ कृषि करते हैं। उत्पादन और लाभ दोनों आपस में सब बांट लेते हैं। फिर बाद में जिसकी जितनी खेत रहा उसके हिसाब से, फिर क्षमता के हिसाब से अपना जो है बांट लेते हैं। फिर है 9वां भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय हम पहले ही बताए थे कि वह वैसा जगह जहाँ की जलवायु जो है वो नमी जैसे हो, जैसे अंगूर, संतरा, अंजीर, ये सब फसल क्या भूमध्य सागर। इसमें क्या होता है कि गर्मी के दिन में शुष्क और सर्दी के दिन में हल्का बारिश होता है, ठीक है। जैसे अंगूर हो गया, जैतून हो गया, संतरा हो गया, अंजीर हो गया, तो ये सब जो हमारा भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा सेशन यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।